गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। नागार्जुना नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर की ओर से मैं विक्रम सिंह लाहौरी आप लोगों को फिर से नमस्कार करता हूं। और बात हो रही थी हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम की और उससे रिलेटेड जो हमारी डिसीजेज हैं। तो इसका सेकंड पार्ट में आपको अब आयुर्वेदा की एक छोटी सी थ्योरी से इसको हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो मेडिसिन आपकी निकल के आएगी वो सेम वही होने वाली है जो मैं आपको पिछले इंडिकेशन पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है कि अब हम सिम्टम्स समझ लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जब होंगे तो हमें क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे और कैसे हम इन्हें दूसरी डिसीज से क्या है डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली चीज कि जब अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर हम लंग्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको लगातार कफिंग देखने के लिए मिलेगी, आपको खांसी देखने के लिए मिलेगी। वो ड्राई कफिंग भी हो सकता है और कभी कभी उस कफ के साथ क्या होगा कि आपको ब्लड आ जाएगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जबकि अगर आप दूसरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो लंग्स के जो डिसऑर्डर्स है, जो अदर चीजें हैं, एम्पाइमा है, एम्पाइजीमा है, कॉमन है, कोल्ड है, उसके बाद में जो कैंसर और ट्यूबरकुलस रिलेटेड जो आप टेस्ट कराएंगे वो सारे टेस्ट आपके नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन उसके बाद में भी अगर आपको लगातार कफिंग बनी हुई है और उसके साथ में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में आपको समस्या हो रही है जबकि वो अस्थमा का मरीज नहीं है, तो इस समय आपको ये समझ में आएगा कि अगर लंग्स में ये चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरी चीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्टमक पेन आपको देखने के लिए मिल सकता है जबकि पेशेंट आपका ये बोलता है कि मेरा डेफिकेशन क्लियर है, मुझे गैस्ट्राइटिस नहीं है, मुझे हाइपर एसिडिटी नहीं हो रही है, लेकिन लगातार मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द बना हुआ है। तो इस कंडीशन पे आप देखेंगे कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकता है। उसके बाद में सोर्स इन माउथ, अगर स्टोमेटाइटिस एक अलग चीज है और सोर्स इन माउथ ये अलग चीज है। अगर आपका सारा डाइजेशन ठीक है उसके बाद भी बार बार अगर आपके मुंह के अंदर ओरल कैविटी में माउथ में अगर आपको बार बार ये स्थिति हो रही है कि छाले होते जा रहे हैं, फिर वो ठीक हो रहे हैं, फिर छाले होते जा रहे हैं या लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। इन सेवरल केसेस इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे कि जहां पे आप ये देखेंगे कि जो स्टूल होगा वो उनको थोड़ा सा ब्लैक कलर का होने लगता है और बार बार लगातार ये ब्लैक कलर का स्टूल जो है वो उनको देखने के लिए मिलता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। और साथ ही साथ में कभी कभी इंटेस्टाइनल रैप्चर की जो कंडीशन आती है और सीलिएक डिसीजेज जो इसमें देखने के लिए मिलती है कि आप बहुत कुछ खा रहे हैं, आप अच्छा अच्छा खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए न्यूट्रिशन वो बॉडी को मिल नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये जीआईटी ट्रैक्ट को देख के समझना चाहिए कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि या तो मरीज को बिल्कुल भूख नहीं लगेगी या फिर वो जितना भी खाना हम उसको खिलाएंगे तो वो खाना तो खाएगा लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलेगा। ये चीज हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ इशारा करती है जीआईटी एक्ट पे। उसके बाद हम बताते हैं ईएनटी की जब हम बात करें और साइनस की जब हम बात करते हैं तो क्रॉनिक मिडल ईयर इन्फेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। सुनने में कमी जिसको हियरिंग लॉस आपको देखने के लिए मिल सकता है कि आदमी पूरा स्वस्थ है उसके बाद में भी उसे अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और बार बार अगर उसको मिडल ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ क्या है इंडिकेट करता है। इसके बाद हम अगर आंखों की बात करें तो लगातार आंखों में रेडनेस बनी रहना, इसके बाद में आंखों में खुजली बनी रहना, इचीनेस बनी रहना, इसके और लाइट को देख के एकदम से सेंसिटिव होना, आंखें चौंधियाना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो कंडीशन हो गई। इसके बाद ब्लर विजन,
तो हमेशा चश्मे के कारण, लेंस के कारण या न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने के कारण ही ऑप्टोमेट्री में जब हम ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर विजन जो है सिर्फ इन्हीं चीजों के कारण कम नहीं होता। अगर लगातार आप ये देख रहे हैं कि लगातार नंबर बदलते जा रहे हैं, लगातार उस पेशेंट का विजन कमजोर होते जा रहा है, उसको हर 1 महीने 2 महीने में अगर नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसके बाद इन रेयर केसेस ब्लाइंडनेस, कुछ केसेस ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि जहां पर वो आपको लग रहा है कि ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुका है, और जब आप उसका रिफ्रैक्शन कराते हैं, जब आप उसका आई स्कैन करवाते हैं, जब आप उसका अदर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो वहां पर कुछ भी देखने नहीं मिलता और लगातार उसकी आंखों की रोशनी जाती रहती है। तो ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और जो मैंने कहा इंटेस्टाइन से डायरेक्ट कनेक्ट है, जीआई ट्रैक्ट से डायरेक्ट कनेक्ट है कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू आप तक नहीं पहुंच पा रही है, और पर्टिकुलर जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सेल के ऊपर, किसी भी टिश्यू के ऊपर ये इम्यून सिस्टम हमला कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जब हम हेड की बात करेंगे अपने, तो आप देखेंगे कि लगातार बना रहने वाला सिर दर्द, हेडेक, और उसके साथ में आप देखेंगे स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स, जो कि आप कुछ दिनों के लिए आदमी पैरालाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, फिर उसको लगातार उसका ब्लड प्रेशर हमेशा से बढ़ा हुआ रहेगा, और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि कभी कभी अचानक होने वाला पैरालिसिस, ये भी आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ इंडिकेट करता है। इसमें दो चीजें हैं कि अगर इंटरनल हेमरेज नहीं है और उसको स्ट्रोक बताया है, या आपका जो पेशेंट है वो पैरालिसिस उसको हुआ है, तो यहाँ पे इस चीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जरूर कनेक्ट करना चाहिए। और जब हम उसका पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हैं, S3C3 के साथ सेंसरी नर्व को एक्टिव करने का काम करते हैं, S5F1 के साथ मोटार नर्व को ठीक करने का काम करते हैं, तो उसी के साथ में हमें क्या है, स्पेशली उस पेशेंट को A3 और S6 और L1 क्यों जरूरी है वो आज फिर से बता दे रहा हूं। आयुर्वेद के साथ जब कनेक्ट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर हमें उसके C10, S10, वर्वन, इन मेडिसिन को भी अगर हम डालते हैं, कई डॉक्टर्स का मैंने वीडियो देखा है कि सर हमने C10 दिया, वर्वन दिया और हमारे पैरालिसिस पेशेंट को रिजल्ट आ गया, तो इसका कारण सिर्फ यही था कि उन्होंने जानते हुए या अनजाने में भी अगर वो C10 और वर्वन उस पेशेंट को दिया है, तो उससे पहले लॉजिक हम ये लगाते थे कि नहीं, जो पैरालाइटिक पेशेंट होता है तो उसका डाइजेशन क्लियर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन मेडिसिन ने इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल किया है और उसका पैरालिसिस और स्ट्रोक ठीक हुआ है। तो इस चीज को आप लोग समझ के चलिए। यहां पर अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर पैरालिसिस का क्या ट्रीटमेंट होगा, और उसकी एक अलग से मैं वीडियो डाल दूं, तो पैरालिसिस ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। ब्लर विजन की बात हुई है तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आ चुका है। मिडल ईयर इन्फेक्शन की बात हुई है तो आ चुका है। अब अगर मुझसे कुछ लोग ये कहते हैं कि सर बेसिक हमको सब कुछ मालूम है, आप अलग से चीज बताइए, तो फिर बेसिक में आपको ये भी पता होगा कि इन डिसीज के लिए बेसिक मेडिसिन क्या होती हैं। तो उस चीज में आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि भाई ये ऑटो इम्यून है या ये कॉमन डिसीज है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात हो रही है तो मैं 90% आपको बोलता हूं कि जहां पर भी आपको ये दिख रहा है कि WBC लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्लेटलेट काउंट लगातार बढ़ते जा रहा है, लिम्फोसाइट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, MCV में आपको बढ़ोतरी मिल रही है, HB कम दिख रहा है, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है। साथ ही साथ में लगातार अगर फीवर बना हुआ है, जॉइंट पेन आ रहा है, वीकनेस आ रही है, पेशेंट का GIT ट्रैक में प्रॉब्लम दिख रहा है, वो खा रहा है तो खाने के बाद वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसे नहीं मिल पा रही है, जरा सा काम करने में वो थक जा रहा है, बॉडी उसकी अच्छी है, फिजिक अच्छी है, BMR गिरा हुआ है, एपेटाइट गिरा हुआ है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के
शिकार हो चुके हैं। ये कॉज पकड़ने का खेल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, डिसीज पकड़ने का खेल नहीं है। और आप सिम्टोमेटिक डिसीज मुझसे पूछते जाएंगे, मैं बताते जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्व्स की, बात करते हैं। तो नर्व्स पे जब आप देखेंगे तो नंबनेस और टिंगनिंग, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन मसल्स, और जो वो फीलिंग्स है, जो टिंगनिंग है, और वो आपको आपकी हैंड्स पे, आपके जो लेग्स हैं उस पे देखने के लिए, खासकर ये उंगलियों पे, हाथों की उंगलियों पे और पैरों की उंगलियों पे आपको देखने के लिए मिलेगी। लगातार आपकी नमनेस बनी रहेगी। हम बोलते हैं, कई बार डिफरेंशिएट करते हैं, टिंगनिंग बनी रहेगी, झंझनाहट बनी रहेगी मसल्स में। जब आप किसी प्रकार का काम करेंगे तो मोटार नर्व आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आप जरा से में थक जाएंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट ये करेंगे कि अगर हमने एक थ्योरी ये पढ़ी थी कि अगर हमारी ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रही है और उसके कारण ये नंबनेस और टिंगनिंग होती है, तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अगर आपने ब्लड रिलेटेड मेडिसिन उस पेशेंट को दे भी दी है, उसका प्रेशर लेकिन जब आप नापेंगे तो वो प्रेशर हमेशा नॉर्मल मिलेगा, सप्लाई उसकी बिल्कुल सही होगी, लेकिन बाद में भी अगर ये चीज बनी हुई है तो ये इंडिकेशन होगा कि आप एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के मरीज को देख रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, डिसीज को डिस्क्राइब करना और उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना एक अलग बात है, लेकिन जब आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। चलिए, अब मैं इसको बहुत लंबा वीडियो नहीं करने वाला हूं। 4 से 10 लाइन के अंदर आयुर्वेदा से मैं इस मॉडर्न जो पैथोफिजियोलॉजी है इससे मैं कनेक्ट करता हूं, और आप लोगों को एक लाइन में सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमें क्या करना है, और उसका मैं एक स्पेसिफिक आपको प्रोटोकॉल बना के देता हूं। तो सबसे बड़ी चीज है, जिस चीज को हमने इलेक्ट्रोपैथी में पढ़ा है वो है ओड फोर्स। उसको आयुर्वेदा में बोलते हैं ओजस, हिंदी में उसे कहा जाता है ओज। तो सभी बॉडी में जितने भी प्रकार के सेल और टिश्यू पाए जाते हैं, और इसके बाद अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो यहाँ पे त्रिदोष की बात होती है, वात पित्त और कफ की बात होती है, और वात पित्त कफ से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस तरीके से कनेक्टेड है। इन लाइंस को आप अपनी डायरी में चाहे तो लिख के रख लें, अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन ये नोट्स आपको दोबारा किसी और टीचर के पास से या किसी और, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो वात पित्त कफ, इसमें आयुर्वेद ये कहता है ओजस सभी ऊतकों का सार, जिसमें पित्त समूह ऊतक, ऊतक का मतलब टिश्यू से समझें आप, ठीक है, जिसमें पित्त ग्रुप का जो टिश्यू है यानी कि वो है ब्लड। पहले ही लाइन पे आयुर्वेदा इंडिकेट करता है आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए ब्लड A3 आपकी आ गई है, इसको याद रखने का। और उसके बाद में वात टिश्यू, यानी कि वाट टिश्यू में इसने दो चीज को जोड़ा है, नर्व एंड बोन को। तो यहां पे आपकी दूसरी मेडिसिन आ गई F1 एंड C4। इफ इट इज रिलेटेड टू जॉइंट्स एंड बोन्स, अगर र्यूमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट है तो C4 आएगा, नहीं तो F1 से काम हो जाएगा। इसके बाद जिसमें पित्त समूह का टिश्यू यानी ब्लड, और वात टिश्यू यानी कि हड्डी शामिल है, जो शरीर का बेंचमार्क घटक है, जो शरीर का बेंचमार्क बनाता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर और सहन शक्ति, सहन शक्ति को हम बोलते हैं इन मेडिकल टर्म्स सेंसिटिविटी, कि मैं कितना सेंसिटिव हूं किसी भी चीज के लिए, या फिर मैं किसी भी चीज से लड़ने के लिए कितना तैयार हूं, वो चीज कहलाती है सहन शक्ति, ठीक है। तो
मेरी जो फाइटिंग पावर है वो सहन शक्ति, और प्रतिरक्षा शक्ति का अर्थ होता है इम्यूनिटी पावर। तो प्रतिरक्षा शक्ति और सहन शक्ति को निर्धारित करता है। कफ समूह के अधिकांश ऊतक जो होते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे, इम्यूनिटी पे, यानी कफ समूह जो है वो आपकी दो चीजों पे, जो आपकी सब म्यूकस और म्यूकस लेयर्स होती हैं उस पे अपना प्रभाव रखता है, जिसके अंदर जहां पर भी आप म्यूकस की बात करते हैं तो वहां पे ये कफ ऊतक, जो कफ टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा, वो इसको क्या करता है, इंडिकेट करता है। और कफ समूह पे ये जो म्यूकस है ये बेस करता है। ठीक है, तो अधिकांश ऊतक जिनके सार ओजस के निर्माण में शामिल होते हैं वो कफ समूह के होते हैं। इट मीन्स ओजस यानी ओज या ओट फोर्स आयुर्वेद के अनुसार अगर हमें पित्त और वात इनको सही तरीके से अगर हम चलाना चाहते हैं तो इनका मेंटेनेंस कौन करता है? इनका मेंटेनेंस करता है कफ। इसके ऑर्गन्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये करता है। ओजस की तुलना आधुनिक आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम प्रणाली से की जाती है। अब क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कफ तत्व बढ़ेगा तो वात का निर्धारण कम हो जाएगा, पित्त का निर्धारण कम होगा और इससे वात जनित रोग आपको होंगे। तो शरीर के जितने भी प्रमुख मल और मूत्र आयुर्वेद में कहा गया है, तो मल 5 प्रकार के कहे गए हैं और मूत्र की श्रेणी अलग है। तो यहां पे जो हम ये कहते हैं कि शरीर के जितने भी 3 प्रमुख बाहरी तत्व जो शरीर से निकलना चाहिए उसमें से 2 कफ समूह के होते हैं। किस समूह के होते हैं? कफ समूह के होते हैं। वो है मूत्र यानी यूरिन और स्टूल यानी मल। यूरिन की बात आ गई यानी किडनी इन्वॉल्व हो गई। जब हमने मॉडर्न थ्योरी में इम्यूनिटी को पढ़ा था तो उस समय भी यहाँ पे किडनी इन्वॉल्व हो गई थी। आपको पता था कि अगर ब्लड को हमें सही तरीके से मेंटेन करना है, उसके जो ब्लड के अदर जो पार्टिकल्स हैं, ब्लड के अदर जो कंटेंट्स हैं, अगर उनको हमें ठीक करना है तो हमें किडनी का सहारा लेना पड़ता था। आयुर्वेद भी यही कह रहा है कि बॉडी में जब हमारा ओज बराबर रहेगा, जब हम ओजस्वी होंगे, यहीं से वर्ड बना है, जब हम ओजस्वी होंगे, जब हमारा वात पित्त कफ ये तीनों चीज एक साथ काम करेगी तब हम स्वस्थ होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि शरीर के 3 प्रमुख जो एक्सक्रेट करना चाहिए, जिन चीजों को बाहर निकालना चाहिए, उसमें से 2 कफ समूह के होते हैं, जिसमें आ गया आपका मूत्र यूरिन इज इक्वल टू S6 और दूसरा हो गया मल इज इक्वल टू C10 और वर्वन और एस्लॉस। बट एस्लॉस लैक्सेटिव है, वो सिर्फ मल को बाहर करेगा, लेकिन जो C10 है वो आपकी म्यूकोसल लेयर के ऊपर भी वर्क करता है। इसलिए मैंने S10 C10 वर्वन वाई वाले जो फॉर्मूले में है एस्लॉस नहीं डाला है, मैंने C10 डाला है। क्योंकि जब सीलियक फंक्शनिंग की हम बात करते हैं, जब इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग की हम बात करते हैं, तो हमें सिर्फ वहां पर लैक्सेटिव की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसी मेडिसिन की जरूरत है जो लैक्सेशन भी करा सके और साथ ही साथ में सीलियक मूवमेंट्स और जो म्यूकस लेयर ऑफ इंटेस्टाइन है उस पर भी वर्क कर सके, दैट इज C10। तो यहाँ पर फिर से वही कहानी दोहरा के आ रही है। A3 आपके पास आ चुका है, F1 और C4 आपके पास F1 फिर से आ गया है, S6 और C10 फिर से आपके पास आ गई है। अब ये कहता है कि मूत्र और मल के निष्कासन यानी उनको बाहर किए बिना अगर शरीर के अंदर वो डिपॉजिट होने लगे तो उससे जितने भी प्रकार के विजातीय तत्व जो हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को जन्म देते हैं। इसका मतलब आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपकी जितनी भी म्यूकोसल्स लेयर हैं अगर वो
हाइपर एक्टिव काम कर रही है, वो ज्यादा काम कर रही है। कफ तत्व अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया है तो उसके लिए, उसके कारण ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास अगर हम बात करें तो A3, F1, S6 और C10, ये 4 मेडिसिन अभी तक हमारे पास आ चुकी है। और उसके पहले भी जो मेडिसिन मैंने आपको बोला वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचने के लिए आपको पित्त को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब पित्त को बढ़ाना पड़ेगा तो पित्त को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या है, C10 ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है और S2 का यहाँ पर यूज निर्धारित हो जाता है। या उसकी जगह पे हम डाइजेस्टिव प्रोसेस को बढ़ा दें, पित्त को बढ़ा दें, S2 का यूज करें, तो ये क्या हो गया आपका एक मेडिसिन यहाँ पर निकल के आ गई S2। अब कफ को आयुर्वेद के हिसाब से हम चलें या मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी हम चलते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं खासकर कफ को कंट्रोल करने के लिए कि जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हो। तो उस मेडिसिन के अंदर प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो उसके अंदर हीटिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए जो बॉडी के अंदर हीट पैदा कर सके, वो लाइट हो, म्यूकस यहाँ पे ज्यादा काम कर रहा है तो उसको सुखाने वाली पावर उसके अंदर हो। तो लाइट, ड्राइंग एंड शार्प प्रॉपर्टीज ये आपकी मेडिसिन में होना चाहिए। तो हीटिंग, लाइट, ड्राइंग एंड शार्प प्रॉपर्टीज हेल्प्स टू रिड्यूस कफ एंड वात एंड इंक्रीज पित्त। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखते हैं। तो जब हम हीटिंग रेमेडीज इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करें कि जो बॉडी के अंदर हीट को बढ़ा सकती है, वो कफ को कम कर सकती है या कफ को आपको बाहर करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन पे हम आप देखते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जब हम आप कई बार ये बातें कर चुके हैं, तो F1, S2, S5, S10, S-लॉस, RE, BE, C10, VER1, A3, P ग्रुप और WEN1, इसको लिख लें, इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो इतनी मेडिसिन जो है कि अगर हम इनको पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से अगर हम लीटर डाइल्यूशन में इनको यूज करते हैं, तो ये कॉमन पर्सन के अंदर किसी को फीवर होगा तो उसको बॉडी हीट तो ऑलरेडी बढ़ी रहती है, तो यहाँ पे जब हम S2 को हमेशा लीटर डाइल्यूशन में यूज करते हैं तो वो उसकी हीट को कंट्रोल करने का काम करता है। और इन्हीं चीज को जब हम फीवर की बात करें तो जब हम हायर डाइल्यूशंस में यूज करते हैं तो वो फीवर को कंट्रोल करके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है और एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। दूसरी चीज हीट करने का